जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर आया हूं। यह वीडियो देखने के बाद आप थ्योरी का क्वेश्चन तो आराम से लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बिना थ्योरी का बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का जो 5 मुख्य स्रोत है उसमें से यह दूसरा शीर्षक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं जो आय का जो मुख्य 5 स्रोत है उसमें से यह दूसरा स्रोत है। मकान संपत्ति से आय का दूसरा शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत उन्हीं मकानों की आय कर योग्य होगी जिन पर करदाता का स्वामित्व है। मतलब कहने का तात्पर्य है जो इस शीर्षक के अंतर्गत अर्थात मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उन्हीं मकान का आय टैक्सेबल होगा जिन पर करदाता का स्वामित्व है, मतलब उसका अपना मालिकाना हक हो, तथा वह उन मकानों को अपने व्यापार या पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता है। अगर सिंपल सा भाषा में समझें तो मकान पर उस व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिए और उस मकान का प्रयोग व्यापार या पेशा के लिए नहीं हो रहा हो, तो ऐसे मकान से जो आय होगा वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक में करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उनसे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगता है, किंतु संपत्ति के ऐसे भागों को छोड़ दिया जाता है जिन्हें वह स्वयं के द्वारा संचालित किसी ऐसे व्यापार या पेशे के लिए प्रयुक्त करता है जिसके लाभों पर आयकर लगता है। ये आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार परिभाषा है। हम जब भी किन्हीं के द्वारा कहे गए कथन को परीक्षा में लिखेंगे तो अनुसार के बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देंगे और जो परिभाषा ये लिखा है एज इट इज लिखना है, हूबहू लिखना है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, क्योंकि किसी के द्वारा कथन को हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। इन आयकर अधिनियम सेम ही बात का है। जो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में करदाता के स्वामित्व वाले मकान, मतलब करदाता जो होगा उस मकान पे उसका स्वामित्व होना चाहिए, या मकान होगा या उनसे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगेगा यदि उस पे उसका स्वामित्व है। और ऐसे संपत्ति को छोड़ दिया जाता है जिसपे वह अपना व्यवसाय या पेशा चला रहा है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं किसी न किसी हेड के अंतर्गत वो टैक्स दे रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मकान संपत्ति से आय के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। पहला जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें संपत्ति किसी भवन अथवा मकान तथा उससे जुड़ी हुई खुली भूमि या जमीन के रूप में होनी चाहिए। बिल्डिंग्स या हाउस, ओपन लैंड अटैच्ड और ओपन लैंड्स, अपार्टमेंट, थिएटर। देखो किसमें क्या कह रहा है, जब मकान संपत्ति चाहे 2 रूप में प्राप्त हो सकते हैं। पहला मकान या भवन और दूसरा मकान से जुड़ी भूमि, मतलब कहीं बिल्डिंग होता है उस बिल्डिंग को किराए पे लगा देता है, लेकिन उस बिल्डिंग से सटा हुआ कैंपस जो होता है ना वो भी ले लेता है। जैसे स्कूल बना, स्कूल के लिए भवन चाहिए, उस भवन को किराए पर लगा दिया, और स्कूल के लिए तो कैंपस की भी जरूरत होता है ना। अगर कैंपस भी उस स्कूल वाले को दे दिया जाता है और उससे कुछ किराया वसूला जाता है तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड किया जाता है। पहला जो है मकान या भवन, आयकर अधिनियम में मकान को परिभाषित नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम में मकान का कोई उचित परिभाषा नहीं है। शब्दकोशों और न्यायाधीशों के निर्णयों के आधार पर, यानी कि डिक्शनरी और जज का जो जजमेंट है उसके आधार पर मकान के अंतर्गत मकान हो गया कार्यालय के इस्तेमाल के लिए, गोदाम के लिए, दुकान के लिए, सिनेमा हॉल के लिए, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भवन, स्टेडियम तथा लेक्चर हॉल आदि शामिल होते हैं। मकान में ये सब शामिल होता है। दूसरा है मकान से जुड़ी भूमि। अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए हैं जो मकान से जुड़ा हुआ भूमि कौन होता है, तो मकानों के साथ संलग्न खुली भूमि, जैसे आवासीय मकान में खुली गैलरी, मकान के मुख्य द्वार से मकान तक पहुंचने का खुला रास्ता, चौक,
बगीचा, खेल का स्थान, वाहन खड़ा करने का स्थान, पशुओं का शेड आदि ये मकान से जुड़ी भूमि में शामिल होता है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करके उस टॉपिक को लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से कमेंट के जरिए ही दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बेझिझक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और यह सभी टॉपिक आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे है, कभी कभी कोई व्यक्ति अस्थायी झोपड़ियां बनाकर उनसे आय प्राप्त करता है। ये आप लोगों को पता ही होगा, जब कहीं मेला लगता है तो वहां पे परमानेंट घर तो नहीं बन पाता है, लेकिन झोपड़ी बना दिया जाता है, मतलब प्लास्टिक सब देकर, और उसे किराया वसूल लेता है, ठीक है, या परमानेंट ही ऐसा बना दिया जाता है। खुली जगह में अस्थायी रूप से तंबू, डेरा, झोपड़ी बनाना, इन्हें मकान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ये याद रखना है टॉपिक, ठीक है। यदि जमीन किसी मकान से संलग्न नहीं है तो उस जमीन से प्राप्त आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा, मतलब भवन से जुड़ा हुआ जमीन होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग जगह पे है और उस जमीन से कुछ किराया आ रहा है ना, वो अदर सोर्स में चला जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आगे है, करदाता का मकान पर स्वामित्व होना चाहिए। ये तो शुरुआत में ही बता दिया गया था, जो मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत उन्हीं मकानों या भवनों की आय को करयोग्य किया जाता है, माना जाता है, जिनका स्वामी वास्तव में करदाता है, ठीक है ना। मकान पर स्वामित्व दो प्रकार का होता है। मकान पर स्वामित्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कानूनी स्वामित्व और दूसरा लाभकारी स्वामित्व, ठीक है। करदाता का किसी मकान पर स्वामित्व हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उसका उस भूमि पर भी स्वामित्व हो जिस पर यह मकान बना हो। कहने का तात्पर्य है, जो जमीन पर स्वामित्व नहीं भी हो सकता है, सिर्फ मकान पर ही स्वामित्व होता है। शहर में, अगर आप लोग को पता होगा, नहीं तो पता कीजिएगा, शहर में फ्लैट मिलता है तो सिर्फ आपको उस फ्लैट का स्वामित्व मिलता है, ना कि उस फ्लैट के जो सबसे नीचे में जमीन है उस जमीन का मालिकाना नहीं मिलता है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे कहा गया। तीसरा, मकान भारत में स्थित होना चाहिए, ठीक है। अगर मकान शीर्षक में करयोग्य इनकम को हम लेंगे तो मकान कहाँ स्थित होना चाहिए? भारत में। यदि विदेश में हो, विदेश में स्थित मकान होना अगर है तो वो करदाता जो है ना, उसका जो निवासी स्थिति होगा वो निवासी होगा, ठीक है ना। यानी कि वो करदाता निवासी होगा तभी हो सकता है, और निवासी या अनिवासी के दशा में नहीं होता है, ठीक है। असाधारण निवासी और अनिवासी की दशा में ऐसा नहीं होगा। पांचवा टॉपिक है, करदाता द्वारा मकान को किराए पर उठाना, व्यापार होना। इस स्थिति में भी प्राप्त आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। करदाता द्वारा मकानों को किराए पर उठाना और व्यापार होना, कहने का मतलब है आपके पास मकान है और आपने उस मकान को किराए पर लगा दिया, आपसे जो किराए पर मकान लिया वो उसमें व्यापार कर रहा है, तो आपको जो इनकम मिलेगा ना, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। अगर आपका मकान है और आप खुद का व्यापार कर रहे हैं तो इस स्थिति में उस मकान को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आपने मकान को किराए पर किसी व्यक्ति को लगाया, मान के चलिए ए के पास भवन है और बी को ए ने अपना भवन दे दिया किराए पर और 5,000 का महीना वसूल रहा है, ठीक है, और बी उसमें अपना व्यापार कर रहा है, तो 5,000 गुने 12, 60,000 रुपया जो इनकम है इनका हाउस प्रॉपर्टी से होगा, बिजनेस प्रोफेशन से नहीं, ठीक है। चलिए, छठा है, करदाता के स्वयं के व्यापार अथवा पैसे के उपयोग में आने वाला मकान। ये तो अभी जस्ट बता दिया हूं, जो ऐसा मकान अथवा उसका भाग का वार्षिक मूल्य मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगेगा। ऐसे मकान का अनुमानित किराया व्यापार एवं पैसे शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करते समय घटा दिया जाएगा, क्योंकि वो उस में चला जाएगा। आगे है, मकान पर दो या अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व। अगर एक ही मकान पर दो व्यक्ति का स्वामित्व है, इस स्थिति में क्या होगा, तो उसका अलग अलग इकाई मान के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस स्थिति में प्रत्येक स्वामी के मकान में हिस्से को एक पृथक इकाई मानकर प्रत्येक हिस्से की आय की गणना अलग अलग की जाएगी। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक मकान है, ये एक मकान हो गया, ठीक है ना। इस मकान पे ए और बी दोनों का बराबर बराबर
अधिकार है, ए और बी, ठीक है ना। इसको हम दो भाग कर दी, इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे और इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। अगर पूरे इकाई का खर्चा हो रहा है, जैसे बिजली बिल है 10,000 रुपया पूरे बिल्डिंग का, तो 10,000 है तो 5,000 रुपया इधर आ जाएगा, 5,000 रुपया इधर आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है, इसका 2 हिस्सा होगा, इसका 1 हिस्सा होगा, तो 2 1 में विभाजित करके हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। आगे है माना गया स्वामित्व, डिम्ड ऑनरशिप। निम्नलिखित दशाओं में व्यक्ति का आयकर के उद्देश्य के लिए माना गया स्वामित्व होगा। पहला, बिना पर्याप्त प्रतिफल के जीवन साथी या अवयस्क बच्चों को, अवयस्क विवाहित पुत्री को छोड़कर मकान का हस्तांतरण। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हस्तांतरण कर्ता माना गया स्वामी होगा, हस्तांतरण कर्ता माना गया स्वामी होगा, बशर्ते ऐसा हस्तांतरण पति पत्नी में अलग अलग रहने के अंतर्गत न हुआ हो। मतलब पति अलग रहेगा, पत्नी अलग रहेगा, ऐसी स्थिति में हस्तांतरण नहीं हुआ हो, ठीक है। चलिए नोट, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी या अवयस्क बच्चे को नगद रोकड़ का हस्तांतरण करता है और हस्तांतरित उस रोकड़ से मकान संपत्ति क्रय कर लेता है, तो हस्तांतरण करता मकान संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी या अवयस्क बच्चे को नगद रोकड़ का हस्तांतरण करता है और हस्तांतरित उस रोकड़ से मकान संपत्ति का क्रय कर लेता है, तो हस्तांतरण करता मकान संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाएगा। मतलब ए बी को पैसा दिया, बी ने मकान खरीद लिया, तो उसका मालिक बी होगा, ना कि ए, ठीक है। सहकारी समिति आदि का सदस्य या अविभाजनीय संपत्ति, जमीन पट्टे पर लेकर उस पर मकान बनाने वाला व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा। मतलब जमीन पट्टा पर ले लिया, उस पर मकान बना लेगा तो स्वामी हो जाएगा, ठीक है। विवादास्पद स्वामित्व की दशा में जिसके कब्जे में संपत्ति हो वह उसका स्वामी माना जाएगा। अगर कोई विवादास्पद जमीन है तो जिसके कब्जे में वह जमीन है उसका स्वामित्व माना जाएगा, ठीक है। उप किराएदार से प्राप्त किराया, उप किराएदार का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति से किराए पर लिया और दूसरों को किराए पर उस मकान को लगा दिया, ठीक है। देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं किराए पर रहता है मकान के कुछ भाग को किराए पर उठाकर स्वयं किराया प्राप्त करता है, तो ऐसे दूसरे किराएदार को उप किराएदार या सिक्किमी किराएदार कहते हैं। मूल किराएदार द्वारा सिक्किमी किराएदार से प्राप्त किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए, ये भवन है ए का, ठीक है। ए से बी ने ले लिया किराए पर, अब बी को उतना जगह का जरूरत नहीं है, तो बी क्या किया, तो एक पार्ट को सी को दे दिया, ठीक है, किराए पर। अब इस स्थिति में सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा उप किराएदार और बी जो हो जाएगा वो किराएदार होगा ए के लिए। तो बी से ए प्राप्त करेगा, ये तो मकान संपत्ति का तो होगा, लेकिन बी जो सी से प्राप्त करेगा ये अदर सोर्सेज से चला जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। चलिए आगे है संयुक्त किराए का विभाजन। कभी कभी किसी मकान का स्वामी मकान को किराए पर उठाते समय किराएदार को बिजली, गैस, पानी तथा लिफ्ट आदि सुविधाएं प्रदान करता है। इनके बदले में प्राप्त किराए को संयुक्त किराया कहते हैं, ठीक है। इस संयुक्त किराए में से प्रदान की गई सुविधाओं का मूल्य घटा दिया जाएगा, शेष राशि मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगी। समझ गए। कभी कभी किसी मकान का स्वामी मकान को किराए पर उठाते समय किराएदार को बिजली, गैस, पानी तथा लिफ्ट आदि सुविधाएं प्रदान करता है फ्री में। इनके बदले में प्राप्त किराए को संयुक्त किराए कहते हैं। मतलब सबको अलग अलग सुविधा दिया है, तो वो जो प्राप्त कर रहा है ना संयुक्त किराया होगा, और उसमें वो जो सुविधा दे रहा है उस सुविधा में जितना खर्च हो रहा है उसको जोड़कर ये खर्चा को प्राप्ति में से उस खर्चा को घटा देंगे। जो रेस्ट बचता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। संपत्ति के स्वामी द्वारा प्रदत्त इन सुविधाओं का मूल्य व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा, बशर्ते करदाता का व्यापार ऐसी सुविधाओं प्रदान करता हो, अन्यथा अन्य साधनों से ऐसे शीर्षक में कर योग्य हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है भवन के साथ मशीन, फर्नीचर आदि भी किराए पर देना। मतलब भवन किराए पर दिया, साथ ही साथ उसमें फर्नीचर भी दे दिया,
कुछ और भी एसेट दे दिया, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो कोई भवन ऐसा हो जिसमें लगी हुई मशीन व फर्नीचर को उस भवन से अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें किराए पर मशीनरी व फर्नीचर के साथ ही उठाया जा सकता है। ऐसे भवन की किराए की आय ऐसे भवन की किराए की आय मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। फिर से मैं एक बार समझाता हूं, भवन के साथ मशीन फर्नीचर आदि भी किराए पर देना। लेट आउट ऑफ बिल्डिंग विथ मशीनरी एंड फर्नीचर, कोई भवन ऐसा हो जिसमें लगी हुई मशीन व फर्नीचर को उस भवन से अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें किराए पर मशीनरी व फर्नीचर के साथ ही उठाया जा सकता है। ऐसे भवन की किराए की आय मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है करदाता द्वारा स्वयं अपने निवास में प्रयोग आने वाला मकान। तो मकान के स्वामी द्वारा अपने निवास में प्रयोग होने वाले मकान का वार्षिक मूल्य क्या होगा, 0 होगा। करदाता अगर मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए कर रहा है तो उस मकान का जो वार्षिक मूल्य होगा, एनुअल वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। और ऐसा भी हो सकता है जो एक करदाता के पास एक से अधिक मकान है, तो जिस मकान को वो अपने निजी प्रयोग में मान लेगा वो उसके निजी प्रयोग में चला जाएगा, बाद बाकी जो भी मकान बचा वो आ जाएगा इसकी गणना में, और गणना में जो भी आय होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। स्वयं के निवास के एक से अधिक मकान, तो इस स्थिति में अभी जस्ट ही बताए हैं जो मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना हेतु वार्षिक मूल्य सभी मकानों का निर्धारित किया जाता है, चाहे वे किराए पर उठे हैं अथवा करदाता ने अपने रहने के लिए रखे हैं। यदि कोई करदाता एक से अधिक मकान स्वयं के रहने हेतु रखता है, एक से अधिक, तो एक मकान को फ्री किया जाएगा। इनमें से केवल एक मकान जो उसकी पसंद का हो, मतलब जो वो लाइक करे, उसे उसके निवास के लिए माना जाता है, और ऐसे सभी मकान किराए पर उठे हुए माने जाएंगे, ठीक है। उसके निवास के लिए के अलावा प्रायः करदाता के हित में उसी मकान को चुनाया जाता है जिसका सकल वार्षिक मूल्य अन्य मकानों की तुलना में सर्वाधिक हो। जब आप प्रश्न सोल्व करेंगे ना तो एक मकान तो आपको चुनना पड़ेगा, तो जिसका एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य सबसे अधिक होगा वो करदाता के स्वयं के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ये समझ लीजिए, ट्रिक है। 14वां है करदाता द्वारा मकान को गत वर्ष में स्वयं के निवास हेतु रखना तथा उसी गत वर्ष में किराए पर उठाना। कभी कभी एक करदाता अपने मकान को एक गत वर्ष में स्वयं निवास हेतु प्रयोग करता है तथा उसी मकान को कुछ अवधि के लिए किराए पर उठाता है, तो ऐसी मकान के वार्षिक मूल्य की गणना यह मानकर किया जाएगा मानो वह मकान संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाया गया हो। मतलब कहने का है जो अगर ऐसा मकान है जो कुछ दिन रहा, 5 महीना तो खुद रह लिया, लेकिन बाकी का 7 महीना, बाकी का 4 महीना वो किराए पर लगा दिया, तो इस स्थिति में उस मकान को किराए पर उठा दिया ही माना जाएगा, ठीक है। भुगतान के आधार पर अतिथि से आय। यदि किसी मकान में कोई पेइंग गेस्ट रह रहा है और मकान मालिक को इससे आय प्राप्त होती है तो यह आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक कर योग नहीं होगा, बल्कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग होगा, ठीक है। आगे है मकान संपत्ति की आय कर मुक्त। किस मकान की आय कर मुक्त होगा, उसमें पहला है कृषि के उपयोग में आने वाला मकान अथवा कृषि भवन से आय। कृषि के उपयोग में आने वाला जो मकान होगा या कृषि भवन जो होगा उससे जो आय होगा वो फ्री हो जाएगा। स्थानीय सत्ता, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, विज्ञान एवं धार्मिक ट्रस्टों आदि संस्थाओं के स्वामित्व वाली मकान संपत्तियों की आय। श्रम संघों, राजनीतिक दलों, धार्मिक ट्रस्टों के स्वामित्व वाली मकान संपत्तियों की आय। वस्तुओं के विपणन हेतु गोदामों की आय कर मुक्त होती है, ठीक है। मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला, सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू में से शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां को घटा दिया जाता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जितना भी थ्योरी हो सकता था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।